हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है राष्ट्रवादी राजनीति। ये हमारा हिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 है और हम हिस्ट्री कौन से कवर कर रहे हैं? माइनर। पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। अब हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। तो मेन जो हमें पढ़ने हैं वो 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। देन हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी उसके बारे में। उसके बाद हम 2 विचारधारा पढ़ेंगे, नरमपंथी और वामपंथी। उसके बाद है महात्मा गांधी और राष्ट्रवाद, यानी कि महात्मा गांधी के विचार राष्ट्रवाद पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। राष्ट्रवाद क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि राजनीति से तो हम सभी लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं। तो राष्ट्रवादी राजनीति 2 वर्ड से बन के मिलके बना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद जो है वो भावना है जो लोगों के एक समूह को इतिहास, परंपरा, जाति, संस्कृति के आधार पर स्वयं को इकट्ठा पाते हैं। यानी कि जो राष्ट्रवाद है ना, वो एक ऐसी भावना है जहाँ पे लोग इतिहास को देखते हुए, परंपराओं को देखते हुए, जाति, संस्कृति, अपने धर्म से, ठीक है, मतलब जो ऐसे चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अलग बनाती है ना, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के खुद को इतिहास और परंपराओं से जोड़ते हुए ना एक साथ पाते हैं, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना। और आम भाषा में देखें तो राष्ट्रवाद को देश प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। परंतु राजनीतिक विज्ञान में जो राष्ट्रवाद है ना, वो एक बहुत विस्तृत विषय है, यानी कि एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रवादी राजनीति, अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रवादी राजनीति क्या है। अब हमने राष्ट्रवाद देख लिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, देश प्रेम, ठीक है, मतलब अपनी जो निजी पर्सनालिटी होती है ना, उससे ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना आप को रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं राष्ट्रवादी की भावना। ठीक है, और राजनीति क्या होती है? पॉलिटिक्स। तो इसका ये अर्थ है कि एक ऐसी राजनीति जो देश के प्रति प्रेम, विकास करने के लिए की जाए, यानी कि एक इस तरीके की राजनीति जिसके द्वारा हम अपने देश से प्रेम और देश का विकास कर सकते हैं। तो राष्ट्रवादी राजनीति का जो उद्देश्य होता है वो ये होती है कि राष्ट्र अपना स्वशासन करे, ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त हो जाए, और साथ ही साथ देश की जो आंतरिक स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। ऐसा ना हो कि देश के अंदर ही युद्ध चल रहे हो, ठीक है। और जो आर्थिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं ना देश की, उसका विकास होना चाहिए। तो ये सारी जो भावना हो गई, ये कैसी भावना होगी? देश प्रेम की तो भावना होगी ना, कि एक देश ये चाहता है, एक देश के नागरिक ये चाहते हैं कि हमारे देश में स्वशासन हो, अपना शासन हो, ठीक है, कोई भी बाहरी शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण ना कर पाए, हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, हमारी आंतरिक स्थिति बेहतर हो, आर्थिक सामाजिक विकास हो पाए। तो ये देश प्रेम की सारी भावना आ जाती हैं, जो कि हमारी राष्ट्रवादी राजनीति का उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी राजनीति का उदय कैसे हुआ। तो राष्ट्रवादी राजनीति का उदय जो है वो कई कारणों से हुआ था। सबसे पहले आ जाता है आर्थिक सुधार। अब देखो, राष्ट्रवादी राजनीति में हमने अभी पढ़ा था कि हमारा आर्थिक और राजनीतिक विकास होना चाहिए, ठीक है, ये राष्ट्रवादी राजनीति का उद्देश्य है। अब जिस टाइम पे औपनिवेशिक काल था, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था वो हमारे देश के ऊपर शासन करता था ना, वहाँ पे क्या हो रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी। आप लोग जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियोस में हम वो चीज़ें कवर कर चुके हैं, किस तरीके से जो अंग्रेज थे वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहे थे, ठीक है। तो उस चीज़ में सुधार लाने के लिए जो राष्ट्रवादी राजनीति ना वो की गई थी। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत शोषित हो रही थी, जिस कारण भारतीय राजनीतिक राष्ट्रवाद की तरफ प्रभावित हुए। अब इसमें क्या हुआ कि जिस तरीके से अंग्रेज लोग जो थे वो हमारे भारतीयों का शोषण कर रहे थे आर्थिक रूप से, तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए, अपना आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, जो राष्ट्रवाद था उसकी भावना उभरी थी लोगों के मन में कि हाँ, अब हम राष्ट्रवादी बनेंगे। हमारे मन में राष्ट्रवाद की भावना जागी थी, देश के प्रति प्रेम जागा था, और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ और एंड में हमारा देश आज़ाद हो गया। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था ना भारतीय लोगों का, कि वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वो अपनी बातों को जो शासन प्रशासन था उसके सामने नहीं रख सकते। तो उन सारी चीज़ों की वजह से सामाजिक शोषण हो रहा था। साथ ही साथ जो धर्म के नाम पर भी बहुत ज़्यादा युद्ध कराए जा रहे थे, जाति वर्ण व्यवस्था में डिवाइड हो गई थी।
ये सारे के सारे रीजंस थे जिसके वजह से राजनीतिक सुधार लाने वहाँ पे इम्पोर्टेंट थे। तो औपनिवेशिक काल के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी ना वो कई प्रकार से प्रभावित हो रही थी, जैसा कि वर्ण व्यवस्था, छुआछूत आदि। तो ये कुछ कुरीतियां, जैसे 2 कुरीतियों के मैंने यहाँ नाम लिख दिया, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत। इसके अलावा आप देख सकते हैं महिलाओं के ऊपर शोषण उस टाइम पे बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। और उसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सामाजिक स्थिति, जो भारतीय लोग थे ना उनके जो मतलब भारतीय लोगों में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी रूढ़िवादी सोच थी, ठीक है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर शोषण किया जा रहा था, महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे थे। उसके अलावा जो स्लेव्स होते थे, ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। जो छोटे यानी कि निम्न वर्ग के जो लोग थे, चाहे वो जाति के आधार पर ले लो, चाहे वो आर्थिक स्थिति के आधार पर ले लो, उनके साथ शोषण किया जा रहा था। तो वो ऐसे नहीं था सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज कर रहे थे, इंडियंस भी दूसरे इंडियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। जहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जमींदार लोग इंडियन होते थे, उसके बावजूद भी वो जो किसान होते थे ना उनके ऊपर शोषण करते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो सामाजिक और आर्थिक जितने भी प्रभाव पड़ रहे थे, जितने भी शोषण हो रहा था ना वो सिर्फ अंग्रेज भारतीयों पे कर रहे थे, बल्कि भारतीय भी भारतीयों के ऊपर इस तरीके का शोषण कर रहे थे। तो इन्हीं चीज़ों से मुक्त होने के लिए सभी लोग देश के इकट्ठे हुए, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जागी और राष्ट्रवादी राजनीति का यहाँ से उदय हुआ। पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। जो ब्रिटिश प्रशासन था वो भारत पर जबरदस्ती पश्चिमी संस्कृति थोप रहा था, जैसे कि इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है, जितना भी एजुकेशन सिस्टम था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा था। उसके अलावा लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। तो इससे क्या होता, संस्कृति जो थी भारत की वो ख़त्म करना चाहते थे ना, वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो भी वेस्टर्न कल्चर को अपना लें। तो इसी वजह से राष्ट्रवादी राजनीति का उदय होता है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जाना लोगों का। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीयों का शोषण होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना का उदय हुआ। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से पॉइंट्स बना सकते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री तो इतने अच्छे से पढ़ी लिया है कि आपको पता है, बहुत सारे ऐसे और भी कारण लिख सकते हैं। जैसे महिलाओं वाला जो पॉइंट है वो आप आर्थिक और सामाजिक जो शोषण था उससे हटाकर महिलाओं के लिए अलग पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स आप ऐड ऑन करके अपना आंसर को और ज़्यादा लेंथी बना सकते हैं, बट समझने के लिए हमारा इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद का विकास। अभी हमने उदय देख लिया, ठीक है, बैकग्राउंड देख लिया, अब हम देखेंगे विकास कैसे हुआ। तो राजनीतिक राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ। यह एक संघर्ष का आरंभ था जो भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ करने वाले थे। अब जब राष्ट्रवाद की भावना उभरी तो सबसे पहले लोगों के मन में यही आया कि हमें जो ब्रिटिश शासन है ना इसको उखाड़ फेंकना है। तो जो राष्ट्रवाद की जब भावना जागी तो उससे क्या हुआ, सबसे पहले एक ऐसी सोच का आरंभ होता है जहां पर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भारतीय लोग खड़ा होना चाह रहे थे, और धीरे धीरे इसी को राजनीति के रूप में बदला गया। तभी तो कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था ना। 19वीं शताब्दी में भारत में पश्चिमी संस्कृति और विचारों का आगमन हुआ, जिससे भारतीयों की सोच को एक नया नजरिया मिला। अब क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने आते के साथ ही अपना जो इंग्लिश का बोलबाला था, अपनी जो क्रिश्चियन जो मतलब उन्होंने जो क्रिश्चियन उनकी कम्युनिटी होती है, उनका जो रिलीजन होता है ना, उसको भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती थोपना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो कुछ भारतीय लोग जो ऐसे थे ना, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, जागरूक थे, ठीक है, उनका समझने का जो शक्ति था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उन लोगों ने क्या किया, उसी पश्चिमी शिक्षाओं से, उसी पश्चिमी विचारों से ना बहुत सारी नॉलेज ली कि किस तरीके से अंग्रेज सोचते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो एक होता है ना जब हम सामने वाले इंसान के रंग में ढल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान सोच क्या रहा है। तो उसी चीज का फायदा जो है वो कुछ भारतीय लोगों ने उठाया और उससे उनको एक नया नजरिया मिला सोचने का। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर उन लोगों ने अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर दिया, और इसी वजह से हमारा जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था ना वो सफल भी हो गया था। तो भारतीय प्रेरित हुए और एकजुट होकर एकता और तथा अखंडता की ताकत को समझा। अब क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद की भावना जागी तो भारतीय लोग तो प्रेरित हो गए।
उन्हें लगा कि अब तो हम बस ये चीजें खत्म करके अपना सुशासन को अपनाएंगे। तो लोग क्या हुए, एकजुट हुए तो उनको पता चला कि एकता और अखंडता कितनी बड़ी ताकत है। इसी वजह से अभी भी हमारे संविधान के अंदर एकता और अखंडता जो वर्ड है ना, उसको हमेशा जोड़ कर रखा जाता है। एकता और अखंडता एक दो ऐसे वर्ड है ना, जो हम अगर किसी भी देश के मतलब देश के ऊपर अगर हम कोई भी चीज, चाहे भाषण हो, ठीक है, चाहे हम देश के बारे में बात करें, चाहे हम संविधान के बारे में बात करें, चाहे हम संविधान की प्रस्तावना, हमेशा आपको एकता और अखंडता वर्ड वहां पे जरूर मिलेगा। तो एकता और अखंडता को वहां पर समझा गया था कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय तथा धार्मिक तथा सामाजिक सुधार किए गए क्योंकि यह भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई थी। अब जब ये देखने को मिला कि हम अपना आप ही अपने ही भारतीय लोगों के साथ छुआछूत, ठीक है, वर्ण व्यवस्था और जो धार्मिक रूप से भेदभाव कर रहे हैं, इस वजह से तो क्या हो रहा है, हमारे ही लोगों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, हमारे ही बीच में लड़ाई हो रही है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के क्या किया गया, ये सारी जो बुराइयां थी ना, इनको खत्म की गई, छुआछूत खत्म किया गया। कुछ हद तक ऐसा नहीं था कि सभी लोगों ने खत्म कर दिया था, बट कुछ लोग जो थे, जो जागरूक थे, उन लोगों ने इन ये जो मुद्दे थे, छुआछूत हो गया, वर्ण व्यवस्था, इन सबसे ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की भावना को समझा। और जब ये राष्ट्रवाद का जिस तरीके से विकास हुआ, तो आगे चल के यही विचारधारा जो है वो राजनीति के अंदर भी आई। और जिस तरीके से उस टाइम पे पॉलिटिक्स ने अपना काम किया, तो हमारा जो देश था वो आज़ाद भी हो गया उसी वजह से। इसी वजह से जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, कितने सारे लोगों ने संघर्ष किया था, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे नेता थे, ठीक है। और वो नेता कहाँ से थे, उनको ना पॉलिटिक्स का ज्ञान था, उनको पता था कि किस तरीके से जो राजनीति है ना, वो इस चीज़ में काम आएगी। तो यही रीज़न था कि इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको हर चीज़ लिखनी है, और आपको ये चीज़ें तो समझ में आई गई हैं। अब अब आगे क्या होता है, जब भारतीय लोगों ने ये पाया कि हमारे जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं वो कुछ हमारे वजह से ही हैं, तो अब उससे निपटने के लिए क्या किया गया। इससे निपटने के लिए अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए और परिणाम स्वरूप भारतीय समाज से कुरीतियों को दूर किया गया। आपने पढ़ा ही है ना पहले ही कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के स्टार्ट किया गया था, जैसे कि प्रार्थना समाज, ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, ये सब क्या थे, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ही तो थे, ठीक है। तो इस तरीके के समाज की स्थापना की गई, आंदोलन चले, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुरीतियां दूर हुई। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा समाज जो था, वहां पे राजा राम मोहन राय ने इतना ज्यादा संघर्ष किया, ठीक है, कि एंड में अंग्रेजों ने क्या किया, जो सती प्रथा था उसका उन्मूलन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, समाज की एक कुरीति दूर हुई ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों से आम जो जनता थी ना, वो असंतोष थी। अच्छा यहाँ आज संतोष नहीं होगा, असंतोष होगा, ठीक है। तो स्टार्ट से देखते हैं। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों से असंतोष भारतीय जनता ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज उठाई। 1885 से 1947 के मध्य अनेक समाज सुधारकों ने आंदोलन तथा संगठनों द्वारा जागरूकता फैलाई, जिससे राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया गया। तो यहाँ से आपको विकास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़े। प्रभाव हमें किस चीज के देखने, कि जो राष्ट्रवादी राजनीति था, ठीक है, इतना सारा मतलब उदय हुआ, उसके बाद उसके हमने उद्देश्य देखे, उद्देश्य के बाद हमने सारी चीज देख ली, विकास कैसे हुआ। तो जब इतना लंबा विकास अभी हमने देख लिया, हमने तो 2 ही स्लाइड्स में देख लिया, लेकिन अगर आप अज्यूम करोगे और आप पहले भी इस बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके, तो आपको पता होगा कितना लंबा संघर्ष किया था लोगों ने। तो अब उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था, वो हम प्रभाव जान लेते हैं। भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव बहुत गहरा था। इससे ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत स्वतंत्र हो पाया, ठीक है। भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, ये इसका पहला प्रभाव हो गया। राष्ट्र में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार किए गए, जैसे कि छुआछूत, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक भेदभाव आदि जैसी बुराइयों की समाप्ति हुई। यानी कि सेकंड इसका प्रभाव क्या पड़ा, कि धार्मिक और राजनीतिक सुधार किए गए, ठीक है। उसके अलावा सर्वोदय की भावना का विस्तार हुआ। सर्वोदय क्या होता है, इस विचारधारा से ना गांधी जी भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो भी चाहते थे कि सर्वोदय हो। सर्वोदय 2 वर्ड से बना है, सर्व यानी कि सबका और उदय यानी कि विकास। तो
इसका क्या मतलब हो गया कि सभी का एक साथ विकास हो। ऐसा ना हो कि अमीरों का ही विकास हो रहा है या गरीबों का ही विकास हो रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर जाति या किसी एक पर्टिकुलर धर्म का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब राष्ट्रवाद की भावना सभी के मन में बराबर है ना, तो सभी का उदय होना चाहिए। तो ये वाली भावना जो थी ना, इसका विस्तार हुआ, लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना हुई। अब राष्ट्रवाद जब लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, देश की बेहतरी के लिए अपना योगदान देंगे। योगदान कैसे देंगे, लोकतंत्र के द्वारा। हम लोग भी हैं, हम आम जनता हैं, हम अपना लोकतंत्र जो है उसमें कैसे योगदान दे रहे हैं, अपने राष्ट्र के प्रति किस तरीके से प्रेम दिखा रहे हैं, वोट देके, मतदान देके, ठीक है। वहीं कुछ लोग प्रतिनिधित्व करके अपना देश प्रेम दिखाते हैं, ठीक है, सरकार चला के। तो सबका अलग अलग तरीका है। तो लोकतांत्रिक जो प्रशासन है ना, वो एक राष्ट्रवादी भावना का एग्जाम्पल है। देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा मिला, भारतीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण हुआ। जो अंग्रेज लोग जबरदस्ती अपनी संस्कृति को भारतीय लोगों पे थोप रहे थे ना, वहां से अंग्रेज जब चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, भारत की जो संस्कृति थी और जो उसकी विरासत थी उसको सुरक्षा मिली, वो संरक्षित रही। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस क्या थी, कैसी हुई, कब बनी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना होती है वो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में होती है, जो कि मुंबई में स्थापित है। और जब इसकी स्थापना होती है तो केवल इसमें 72 सदस्य उपलब्ध होते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, यानी कि जो इसका स्थापना की गई, ठीक है, इस कांग्रेस का गठन किया गया, इसका क्या उद्देश्य था। तो राष्ट्र निर्माण और एकता, ये लोग चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण हो सके और हमारे लोगों के बीच में एकता की भावना आ सके। कांग्रेस का उद्देश्य भारत में सामूहिक पहचान बनाना, संस्कृति और भाषण तथा धार्मिक विभाजन को निपटाना था। यानी कि ये जो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से एक संगठन बनाया गया, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था किसी के मन में कि ये कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, बस एक संगठन बनाया गया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य ये था कि हम भारत को स्वतंत्र करें, भारत के लिए हम कुछ एफर्ट्स लगा पाए, ठीक है। उसके अलावा जो भारतीय जनता है ना, उसको एक मंच मिल सके कि वो अपने जो विचार है ना उसको रख सकें। उसके अलावा जो भारतीय कांग्रेस पार्टी थी ना, वो लोग क्या करते थे, हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व आता था, ठीक है, और प्रतिनिधित्व क्या करता था, उस क्षेत्र की बात को कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखता था, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के सामने आके खड़ा हो पाता था। और इससे क्या होता था, प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है, ठीक है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके अलावा उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है ना कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छी चीज बता दे, तो वो सारी बातें नजरअंदाज नहीं होती थी, उन सभी चीजों को एक सही राह मिलती थी। तो इसी वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उसका वहां पे संगठन किया गया था। अब क्या होता है, नेक्स्ट था राजनीतिक मंच बनाना। मैंने आपको बताया ना, राजनीतिक मंच बनाना चाहते ताकि सभी के जो पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर उन लोगों के समक्ष रखे जा सकें। तो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था भारतीयों के लिए एक मंच प्रदान करना, जिससे समस्याओं तथा मुद्दों के ऊपर बातचीत की जा सके। नेक्स्ट है राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रत्येक भारतीय अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सके, ठीक है, जागरूकता बढ़ाना चाहती थी राजनीतिक तौर पर, ताकि प्रत्येक जो व्यक्ति है, भारतीय जो व्यक्ति है, जिसको नहीं पता कि उसके क्या अधिकार है, उनके क्या कर्तव्य अपने देश के प्रति, तो वो लोग समझ सके, उनको जागरूक किया जा सके। तो ये कुछ उद्देश्य थे। नेक्स्ट उद्देश्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति। अभी हमने देखा ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ही ये कांग्रेस पार्टी का संगठन किया गया था। उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं सोचा गया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाना था, जिससे कांग्रेस में उपस्थित सदस्यों ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रवाद को समर्पित कर दिया था। यहाँ से आपको उद्देश्य क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कांग्रेस का जो प्रभाव था वो देश के ऊपर क्या पड़ा था। तो देखो, राष्ट्र में एकता की भावना जागी थी, क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म मिल गया था, वो लोग मिल गए थे जो उनकी बात को समझ सकते थे। भारतीय लोग सामाजिक बुराइयों से हटकर राष्ट्रवाद की भावना
से प्रेरित होकर एकजुट हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं जो हम सभी को पता है, तो प्रभाव तो हम लोग लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि नरमपंथी और वामपंथी विचारधारा। आपको हो सकता है आपके सिलेबस में या आपकी बुक में ना नरमपंथी को उदारवाद और वामपंथी को उग्रवाद के नाम से भी लिखा हुआ हो, ठीक है, तो दोनों चीजें सेम ही होती हैं। तो अब हमें दो विचारधाराओं के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुख्य रूप से दो विचारधारा थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो सदस्य थे ना वो दो विचारधारा से प्रभावित थे। पहला था नरमपंथी विचारधारा और दूसरा था वामपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा को उदारवाद भी बोलते हैं और जो वामपंथी विचारधारा होती है ना उसको उग्रवाद भी बोलते हैं। दोनों ही विचारधारा के जो लोग हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब हम देख लेते हैं डिटेल में कि जो नरमपंथी विचारधारा है ये क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नरमपंथी को उदारवादी विचारधारा भी कहा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना अगर पेपर में नरमपंथी की जगह उदारवाद आपको लिखा आ गया तो। नरमपंथी विचारधारा के लोग उदारवादी राजनीति में विश्वास रखते थे, ठीक है, यानी कि ये जो लोग होते थे ना बेसिकली इनकी विचारधारा होती थी, बहुत शांत किस्म के लोग होते थे। इन्हें लड़ाई झगड़े, ठीक है, ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। वो ये चाहते थे कि बातचीत के द्वारा, ठीक है, समझौतों के द्वारा हम अपने जो बात है वो अंग्रेजों तक पहुंचाएं और अंग्रेज हमारी बात उसी तरीके से समझ ले। यानी कि ये लोग कोई युद्ध कोई संघर्ष नहीं चाहते थे, ये लोग चाहते थे प्यार प्यार से सारा काम हो जाए। इनका मानना था कि जो ब्रिटिश शासक है ना उनको भारतीय जनता की जो दुर्दशा है उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, और जब ब्रिटिश शासकों को उन जो स्थानीय लोग हैं यानी कि जो भारतीय लोग हैं ना उनकी दुर्दशा के बारे में पता चलेगा ना तो वो लोग उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए संभव प्रयास जरूर करेंगे। यानी कि आपको यहीं से पता चल गया हो कि नरमपंथी विचारधारा वाले लोगों का क्या मानना था। ये लोग अपनी तरह अंग्रेजों को भी अच्छा समझते थे, ठीक है, सीधा सीधा बोले तो ये बात थी। अब जो नरमपंथी विचारधारा थी इससे प्रभावित लोग बातचीत, याचिका और परोपकार के माध्यम से सुशासन चाहते थे। यानी कि ये लोग चाहते थे ना कि याचिका दायर की जाए, बातचीत हो, ठीक है, थोड़ा सा समझौता हो, एक दूसरे के प्रति मतलब हम उनके विचार समझे वो हमारे विचार समझे, इस तरीके से ना हमें जो हमारे देश की स्वतंत्रता है ना वो वापस मिल जाए और अंग्रेज अपने घर चले जाएं। ये लोग ये चाहते थे, इनका ये मानना था। और जो नरमपंथी विचारधारा वाले लोग थे ना उनका सपोर्ट किसने किया? जमींदार ने और ऊंचे वर्ग के लोगों ने, ठीक है। अब क्यों किया? क्योंकि जमींदार और ऊंचे वर्ग के लोगों को फायदा किससे था? अंग्रेजों से था। और नरमपंथी विचारधारा वाले लोग तो क्या कर रहे थे? प्यार प्यार से बात कर रहे थे, तो इनको लगता था चलो प्यार प्यार से बात करेंगे, हम प्यार प्यार से इनसे भी बात कर लेंगे और ये लोग मान जाएंगे, ठीक है। यानी कि अंग्रेज लोग, जमींदार लोग, ऊंची जाति के लोग क्या कर रहे थे? अपना चलाकपन दिखा रहे थे, और जो नरमपंथी वाले लोग थे वो अपने सीधेपन में बेवकूफ बन रहे थे। नरमपंथी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने संवैधानिक साधनों तक सीमित रखा। यानी कि जो नरमपंथी विचारधारा वाले लोग थे ना वो ये मानते थे कि मतलब हमें सही तरीके से काम करना है, हमें किसी भी उस वे का इस्तेमाल नहीं करना जो संवैधानिक रूप से सही ना हो। अब उस टाइम पे संविधान तो नहीं बना था, बट उसके बावजूद भी मतलब हर एक इंसान पढ़ा लिखा था, ठीक है, सबको नॉलेज थी, तो वो जानते थे हमारी क्या सीमाएं, हमारे क्या दायरे हैं, तो वो लोग उस दायरे को लांघना नहीं चाहते थे। नरमपंथी विचारक दूसरे पक्ष को सुनने और उनके सभी तर्कों को ध्यान में रखने के लिए तैयार थे। यानी कि आपको यहाँ से समझ में आ गया हो, नरमपंथी यानी कि उदारवादी विचारधारा, और ये लोग बहुत शांत किस्म के होते थे। नेक्स्ट जो विचारधारा है उसका नाम है वामपंथी विचारधारा, जिसको हम उग्रवादी विचारधारा भी बोलते हैं। वामपंथी विचारधारा वाले जो विचारक थे यह जानते थे कि जो अंग्रेज है ना उनके मन में भारतीय लोगों के प्रति कोई दया की भावना नहीं है। मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग के लोग थे ना वामपंथी विचारधारा को इन लोगों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग आप चाहे उस टाइम का देख लो चाहे आज के टाइम का देख लो, वर्तमान काल का, जो निम्न वर्ग और जो मध्यम वर्ग है ना वही सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। इसी वजह से उन वो ना सच बोलने में नहीं डरते, वो उनको ये लगता है कि भाई जो बात है वो हम सच मुंह पे बोलेंगे, बुरा लगता है तो लग जाए,
तो वही इसी वजह से वो सारी कंडीशन उस टाइम पे भी थी और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग ने वामपंथी लोगों का सपोर्ट किया था। वामपंथी जो विचारक थे ना, वो बहुत जल्दी से स्वतंत्रता चाहते थे। उनको ये नहीं था कि हम बातचीत करें, याचिका करें, प्यार से समझाएं, वो हमारी बात समझे, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं था। उनको ये लगता था चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारी स्वतंत्रता अभी लौटा दो, उसके चाहे हमें संघर्ष करना पड़े, युद्ध करना पड़े, मारपीट हो जाए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हमें बस स्वतंत्रता चाहिए। वामपंथी विचारधारा के विचारक अक्सर अपनी गतिविधियों में संविधान विरुद्ध तकनीक को अपना लेते थे। ठीक है, यानी कि ये नहीं देखते थे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, हमारी क्या सीमाएं हैं। अगर इन्हें अपने स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, अगर इन्हें संविधान के जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ भी जाना पड़े ना, तो ये लोग जाने के लिए तैयार थे कि जब हमारे देश का अपना शासन हो जाएगा तब तो हम संविधान के जो दायरे हैं उनको समझ लेंगे, लेकिन अभी हमें अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से, उनका ये मानना था। ये लोग आंदोलन, बहिष्कार, संघर्ष आदि के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे और वामपंथी विचारक अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अब हम देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। आपको डिटेल में महात्मा गांधी के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप जान सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस की है वो वीडियो, तो आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी के जो राष्ट्रवाद के विचार थे वो अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता पर आधारित थे। वे ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे जहाँ पे न्याय और कल्याण सुनिश्चित हो सके और सभी लोगों का उदय यानी कि सर्वोदय हो सके। अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद के ऊपर क्या सिद्धांत थे। तो ये चाहते थे कि जो राष्ट्रवाद है ना, उसके अंदर अहिंसा को अपनाया जाए। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र को अहिंसा के मार्ग पर चलने की राय दी थी और इनका मानना था कि विकास हेतु अहिंसा जरूरी है, यानी कि ये लड़ाई झगड़े, युद्ध, मारकाट, इन सब चीजों से दूर रह के चाहते थे कि बातचीत के माध्यम से ही हम सुलटा दें हर एक चीज को। नेक्स्ट है सत्याग्रह, यानी कि इन्होंने ये बोलते सच बोलो, चाहे उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। सत्याग्रह महात्मा गांधी का एक प्रमुख सिद्धांत है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के बल पर संघर्ष करना, यानी कि महात्मा गांधी जी ये बोलते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच है उसको बोलो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कड़वा लगेगा, कुछ टाइम के लिए लगेगा, ठीक है, चाहे हमें सत्य बोलने पर कितना भी संघर्ष करना पड़े और सत्य को सामने लाने के लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम लोग तैयार है, लेकिन हम चलेंगे सत्य पर ही। नेक्स्ट है स्वराज। गांधी जी चाहते थे कि हमारा खुद का शासन हो और जो गांधी जी का स्वराज था ना, वो थोड़ा सा अलग था बाकी लोगों के सोच के अकॉर्डिंग। गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, यानी कि गांधी जी ये नहीं बोलते थे कि हमें राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई है, अंग्रेज अपने घर वापस चले गए हैं और हमारा जो शासन है वो भारतीय लोगों के हाथ में आ गया, बस इतनी स्वतंत्रता है। बल्कि जो गांधी जी थे वो ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की जब तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर ना हो जाए, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जब तक प्रत्येक व्यक्ति आजाद ना हो जाए तब तक हम अपने देश के स्वराज को पूर्ण रूप से स्वराज नहीं बोल सकते हैं। सामाजिक सुधार चाहते थे गांधी जी। महात्मा गांधी जातिवाद, छुआछूत, महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा था उनके खिलाफ थे। इनका मानना था कि केवल देश का स्वतंत्र होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का आत्मसम्मान सुरक्षित रहे, ये भी आवश्यक है। यानी कि सामाजिक सुधार जो थे वो महात्मा गांधी जरूर चाहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो छुआछूत, महिलाओं के शोषण, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इन सब चीजों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र होने के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र का जो नागरिक है, ठीक है, हर एक नागरिक की अपना जो आत्मसम्मान है ना वो भी बना रहना चाहिए, आत्मनिष्ठा बनी रहनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो देश है वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। अब हम देखेंगे गांधी जी द्वारा जो योगदान दिए गए थे वो योगदान। तो इन्होंने कुछ आंदोलन किए थे जिसमें से हम 3 आंदोलन यहाँ पे देख लेंगे। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नाम से ही पता चल रहा है आपको, असहयोग यानी कि किसी भी चीज में सामने वाले इंसान के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना, उनके साथ सहयोग नहीं करना, समझौता नहीं करना। तो गांधी जी का उद्देश्य ये था असहयोग आंदोलन चलाते वक्त कि जो ब्रिटिश शासन है ना, जो ब्रिटिश सरकार है, इसके साथ हम किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे,
ठीक है, अगर ब्रिटिश शासन के लोग बोल रहे हैं कि हमें ऐसा करना है तो भाई हम नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। ये चीज थी असहयोग आंदोलन का मोटिव। नेक्स्ट था नमक सत्याग्रह। आपको पता होगा अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। तो ये 1930 में हुआ था, जो कि गांधी जी ने क्या किया था कि गांधी जी ने नमक जो कानून बनाया था अंग्रेजों ने, उसको तोड़कर खुद सबसे पहले नमक बनाया था। और जब नमक वो बनाया था, साबरमती में बनाया था, वो जब नमक बनाया था तो नमक कानून जो था उसका उल्लंघन हुआ था। और वो गांधी जी का प्रयास था कि जो प्रत्येक भारतीय है ना, जब उसके घर में कुछ नहीं होता ना खाने के लिए, तो वो रोटी पे नमक रख के खा लेता है। अगर अंग्रेज उसी के ऊपर टैक्स लगा देंगे तो भारतीय लोग उस नमक से भी भूखे रह जाएंगे। तो इसी वजह से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो ब्रिटिश शासन के नमक कानून के खिलाफ एक प्रमुख आंदोलन रहा। नेक्स्ट था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। इस आंदोलन के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का आग्रह किया था ब्रिटिश सरकार से। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है ये हम कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स और बचे हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी आपके वीडियो बना के कवर कर दूंगी, ताकि इस एग्ज़ाम से पहले आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।